हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट जो आपका है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास और उसकी समस्याएं, उसका यूनिट नंबर 1 आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपका आगामी दिनों में जो पेपर होने वाला है वो आप सभी को पता होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में क्वेश्चन दिए होंगे और उनके आंसर भी उसी में होंगे और आपको एक बार उनको आंखों के सामने से गुजारना रहेगा। ठीक है, तो जो पहली यूनिट है उसमें 3 टॉपिक हैं मेनली। पहला है आपका वैदिक काल में शिक्षा और दूसरा टॉपिक है आपका बौद्ध काल में शिक्षा, तीसरा टॉपिक है आपका मध्यकाल में शिक्षा। तो हम लोग 1 बाय 1 करके पहली यूनिट कंप्लीट करेंगे, देन सेकेंड यूनिट कंप्लीट करेंगे और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एक एक वीडियो में हम लोग एक यूनिट के सारे टॉपिक एक एक करके कवर करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि पहला आपका जो यूनिट है उसका पहला टॉपिक है वैदिक काल में शिक्षा। तो उसके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गिवन है, आइए हम लोग उनको देख लेते हैं। और एक ज़रूरी सूचना आपके लिए और है कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके बीएड के फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो आएगा वो सेकेंड ईयर के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। सेकेंड ईयर का जो भी रिजल्ट होगा उसके रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। तो मुझे लगता है कि आपको इस एग्ज़ाम में अच्छे से मेहनत करनी चाहिए ताकि आपका भी जो परसेंटेज हो ओवरऑल बीएड का वो एक अच्छा स्कोर आप एग्ज़ाम में लेके आएँ, ताकि जो भी लोग बीटीसी वाले हैं जिनको ऑलरेडी इंटरनल मार्क्स के आधार पे उनके बहुत सारे लोगों के नंबर मतलब 90% के ऊपर बन जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अच्छे से अच्छा प्रयास करें और अच्छे नंबर लेके आएँ, ताकि आप लोग भी जब भी सुपर टेट कंडक्ट हो तो आप जो 40 नंबर का गुणांक है उसमें अच्छा स्कोर अपना बना के पहले से ही रखें। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे क्या क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, वैदिक काल में शिक्षा, एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। तो देखते हैं, पहला है हमारा संसार में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, एक तरीके से पूछा जाएगा संसार में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं। तो आपको जवाब देना होगा कि ये भारतीय वेद हैं। जैसे 4 विकल्प वहाँ पे दिए होंगे तो आपको बताना होगा, जैसे कि ईरान दिया होगा, मिस्र दिया होगा या अमेरिकी दिया होगा या कुछ ऐसा कुछ दिया होगा, तो आपको बताना होगा कि भारतीय वेद। और भारतीय वेद में कौन कौन से वेद आते हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वैदिक काल के ज्ञान कोश वेद हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया होगा कि वैदिक काल के ज्ञान कोश किसको कहते हैं, तो आपको बताना रहेगा कि वेद को वैदिक काल का ज्ञान कोश कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद रचना 1200 ईसा पूर्व। तो जैसा कि आपसे ये पूछा जाएगा कि हमारे चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपको आंसर करना होगा, टिक करना होगा कि ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है और इसकी रचना आपकी 1200 ईस्वी पूर्व हुई थी। और अगर पूछता है मान लो किसी क्वेश्चन में कि जैसा कि इनका नाम दे रखा है आपको डॉक्टर वाडकर, तो वाडकर के अनुसार वेदों की रचना 5000 पूर्व ईसा पूर्व में हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप उसको ध्यान न दीजिए, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ 5000 ईसा पूर्व। तो जैसे कि ये आपसे पूछेगा कि डॉक्टर वाडकर के अनुसार वेदों की रचना कब हुई, 4000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व या 2000 ईसा पूर्व। तो आपको राइट आंसर टिक करना होगा 5000 ईसा पूर्व। ऐसे ही अगर पूछता है लोकमान्य तिलक के अनुसार, तो लोकमान्य तिलक के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित नक्षत्र स्थिति के अनुसार, जो लोकमान्य तिलक जी थे हमारे, उन्होंने ऋग्वेद में जो भी नक्षत्र स्थिति होती है उसके आधार पर उसकी रचना 4000 से 2500 ईसा पूर्व बताई थी। 4000 से 2500 किसने बताई थी, लोकमान्य तिलक जी ने। ठीक है, लोकमान्य तिलक जी ने। और अगर पूछता है किसके आधार पे, तो वो जो ऋग्वेद में वर्णित नक्षत्र स्थिति होती है उसके आधार पे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है, इसका वस्तु ज्ञान, इसका विषय वस्तु ज्ञान है। अगर पूछता है कि इसकी विषय वस्तु क्या है, तो आपको आंसर टिक करना है कि ऋग्वेद की विषय वस्तु ज्ञान है। और ऋग्वेद में क्या है, तो ऋग्वेद में बताना है आपका देवताओं की स्तुति की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसके ज्ञाता अग्निजीत माने जाते हैं। ये आपके अग्निजीत माने जाते हैं किसके, ऋग्वेद के।
अब हम लोग थोड़ा सा ऋग्वेद का डिटेल में एनालिसिस करते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं। तो देखिए, ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, और आप अगर चाहें तो कॉपी पेन से आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, वरना मैं यहाँ पर रफ करके, स्पेस थोड़ा सा है तो यहीं पे मैं सारी चीज़ें लिखूँगा और रफ करता जाऊँगा। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसमें 10 मंडल हैं और देवताओं की स्तुति के लिए इसमें 1028 श्लोक हैं। ठीक है, 1028 श्लोक हैं। और अगर इसमें मंत्रों का संकलन की बात करें कि मंत्र कितने हैं इसमें, तो 10,462 इसमें मंत्र हैं। ठीक है, और जो आपका प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः करके जो है, वो आपका ऋग्वेद के कौन से मंडल का है, वो आपके 3rd मंडल का है। 10 मंडल में से 3rd मंडल का आपका जो गायत्री मंत्र है वहाँ से लिया गया है। और ऋग्वेद में अनेक बातें, जो भी ऋग्वेद की अनेक सारी बातें हैं, वो ईरान का एक ग्रंथ है, बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है, जिसका नाम है जिंदे अवस्था। जिंदे अवस्था, जिंदे अवस्था। तो इससे ऋग्वेद की बहुत सारी प्राचीन बातें मिलती हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि कौन से ग्रंथ से हमारे ऋग्वेद की जो प्राचीन बातें हैं या कुछ चीज़ें हैं जो कि मैच करती हैं, तो आपको बताना है कि ईरान का प्राचीन ग्रंथ जिंदे अवस्था से बहुत सारी बातें मिलती हैं ईरान का। ठीक है, और अगर पूछता है कि इसमें कौन कौन से देवता आपके प्रमुख माने गए हैं, तो ये मैं रफ करके यहीं पे लिखता हूँ, आपको बताता हूँ। इसमें अगर पूछता है कि आपके प्रमुख देवी देवताओं, तो आपको बताना है कि इंद्र, वरुण और अग्नि, सोम, सूर्य इसमें प्रमुख देवी देवता माने गए हैं। ठीक है, और ऋग्वेद में जो भी मतलब प्राचीन काल में जो महिलाएं होती थीं, जो पूजा पाठ करती थीं, उनको बहुत सारे नामों से पुकारा गया है, जो कि हम लोग आगे इसमें देखेंगे। लेकिन जो लोग आजीवन धर्म और दर्शन की मतलब उपासना करती थीं या अध्येता होती थीं, उन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। ब्रह्मवादिनी। ठीक है, कौन सी महिलाओं को कहा जाता था? जो लोग आजीवन धर्म और तथा दर्शन की अध्येता होती थी, उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। ठीक है, आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। और दूसरी चीज़, जो आर्य लोग थे, आपने सुना होगा कि भारत में आर्य लोगों का एक तरीके से पूरा साम्राज्य हुआ करता था। और जो आर्य थे और अन आर्य थे, मतलब जो लोग आर्य थे और उसके अलावा जो लोग आर्य नहीं थे, उनके बीच जो संघर्ष है उसका भी उल्लेख इसी में है। और एक संघर्ष, बहुत प्रसिद्ध संघर्ष माना जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। उसका नाम है, 1 सेकंड मैं आपको लिख के बताता हूँ, उसका नाम है आपका 10 राग युद्ध। एक आपका 10 राग युद्ध माना जाता है कि जो कि ऋग्वेद में उल्लेखित है। और जो 10 राग ये युद्ध हुआ था, तो वो एक आर्यों का प्रसिद्ध कबीला था जिसका नाम भरत था। कबीले का नाम था भरत, आर्यों का प्रसिद्ध कबीला। ये जो भी मैं आपको एक एक पॉइंट नोट करा रहा हूँ, हो सकता है कि आपके इस टॉपिक से यहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाएँ। तो आपको ये बहुत ही ध्यान देना है कि कौन से कबीले थे, उसका प्रमुख कौन था और किसने लड़ाई लड़ी, और ये कौन से वेद में उल्लेखित है या वर्णित है। तो आर्यों का जो कबीला था उसका नाम था भरत, जिसके आधार पे भारत नाम हमारे भारतवर्ष का पड़ा है। और भरत ने 10 राग युद्धों में आर्यों का नेतृत्व किया था। तो जो भरत ने 10 राग युद्ध में आर्यों का नेतृत्व किया था। ठीक है, और भरत कबीले का अगर इसका पूछा जाता है, भरत कबीले का शासक कौन था? भरत कबीले का शासक आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भरत कबीले का शासक आपका सुदास था। यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखने में इतना टाइम लग रहा है, वरना। और इसके बाद एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो पंजाब के क्षेत्र में हुई है। ऋग्वेद की रचना पंजाब के क्षेत्र में हुई है। पंजाब तथा पश्चिमोत्तर भारत की नदियों का बार बार चर्चा ऋग्वेद में मिलती है।
तो अगर पूछता है आपसे कि ऋग्वेद की रचना कहाँ पे हुई है, तो आपको बताना है पंजाब। किस वजह से हुई है? क्योंकि वहाँ की नदियों की वजह से वहाँ पे ऋग्वेद में बहुत बार नदियों की चर्चा हुई है, इसलिए माना जाता है कि जो ऋग्वेद की रचना है वो पंजाब साइड में हुई है। ठीक है। और जो सरस्वती नदी थी वो ऋग्वेद में एक पवित्र नदी के रूप में उल्लेखित थी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है ऋग्वेद के बारे में। और अगर आप कोई चीज़ मिस करते हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा से एक बार सुन सकते हैं। ठीक है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका एक भी पॉइंट ऋग्वेद या वैदिक काल की शिक्षा से एक भी छूटे। इस स्लाइड में बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं, मैं जो ज़रूरी समझ रहा हूँ कि आपको थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए, तो वो वही मैं आपको बता रहा हूँ, और आगे आपको सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन ही मिलेंगे। और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यजुर्वेद। इसमें यज्ञ का वर्णन है। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन है और इसका विषय कर्म है। ये सब आपके क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाता है यजुर्वेद में किस चीज़ का वर्णन है, तो आपको बताना है यज्ञ का। और किस विषय पे आधारित है, तो ये हमारा कर्म पे आधारित है। इसके ज्ञाता कौन है, तो आपको आंसर करना है इसके ज्ञाता आदित्य हैं। ठीक है। तो यजुर्वेद के बारे में थोड़ा और कुछ जान लेते हैं। जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, यजुर्वेद में अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों तथा मंत्रों का संकलन है या संग्रह है। और यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में रचित हैं। ठीक है, यजुर्वेद आपका गद्य और पद्य दोनों में रचित है। ठीक है। यजुर्वेद में मेनली दो शाखा हैं। एक आपका बोला जाता है कृष्ण यजुर्वेद, एक आपका आता है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, ये आपकी दो एक तरीके की शाखा हैं। और जो कृष्ण यजुर्वेद है ये आपका गद्य की फॉर्म में है, और शुक्ल जो यजुर्वेद है ये आपका पद्य की फॉर्म में है। और शुक्ल को ही एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसका नाम है वाज सनेमी। ओके, तो ये आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि यजुर्वेद की एक दो मेनली शाखा हैं। एक कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है, दूसरा आपका शुक्ल यजुर्वेद। और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो आपका गद्य का संकलन है, और शुक्ल यजुर्वेद आपका पद्य का संकलन है। ठीक है। और शुक्ल यजुर्वेद का दूसरा नाम वाजसनेमी संहिता भी कहा जाता है। पूरा नाम है वाजसनेमी संहिता। ठीक है। और यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई होप। और कुछ चीज़ें और हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कितने मंडल हैं। यजुर्वेद में आपके 40 मंडल हैं। ठीक है। और यजुर्वेद में जो ऋचाएँ हैं वो 2000 हैं। ऋचाएँ मतलब मंत्र आपके। ठीक है, मंत्र, इसमें 2000 मंत्र हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपका यजुर्वेद और आपका ऋग्वेद, दो वेद कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वेद पे, जो कि है हमारा सामवेद। ठीक है। सामवेद में गायक द्वारा देवताओं की अर्चना की गई है, इसका विषय उपासना है। तो अगर पूछा जाता है कि सामवेद में क्या उल्लेखित है, तो आपको बताना है कि सामवेद एक तरीके से संगीत के लिए संगीत को समर्पित है, जो कि जिसमें गायकों द्वारा देवताओं की स्तुति की गई है। जैसे मंत्र को गा गा के जो गाया जाता है, तो वो एक सामवेद का हिस्सा है। और अगर पूछता है कि इसकी विषय क्या है, तो इसकी विषय उपासना है। उपासना मतलब एक प्रकार की आराधना, जो कि ईश्वर के हम लोग हिंदू समाज में की जाती है। ठीक है। और सॉरी, इसके ज्ञाता अगर बात करें, इसके ज्ञाता कौन है, तो इसके ज्ञाता आपके वायु ऋषि जी थे। ठीक है। और सामवेद में अधिकांश श्लोक जो हैं वो आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो कहाँ से लिए गए हैं सामवेद में आपके श्लोक? सामवेद में अधिकांश श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो भी श्लोकों की संख्या है वो आपकी 1549 श्लोक हैं, और इसमें से 75 को छोड़ के 75 को छोड़ के जितने भी श्लोक हैं वो सारे ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। और अगर मंत्रों की बात करें तो 1810 जो मंत्रों की संख्या है आपकी सामवेद में, वो आपकी 1810 है। और अगर हम लोग इसमें इसकी शाखा की बात करें कि ऋग्वेद की शाखा क्या है, तो ऋग्वेद की सामवेद की बात हो रही है। अगर सामवेद की बात करें कि इसमें शाखा कौन कौन सी हैं, तो इसमें आपकी मेनली 3 शाखाएं हैं। ठीक है। पहली शाखा आपकी
कौथुम है। ओके, दूसरी शाखा आपकी जैमिनी है, आपने इसका नाम सुन रखा होगा, जैमिनी है। और तीसरी शाखा आपकी राणानी। 1 सेकंड, यहाँ पे जगह नहीं है, फिर से लिख देता हूँ। तीसरी शाखा आपकी राणायणी है, राणायणी, ये आपकी तीसरी शाखा है। पीछे मैं आपको 2 एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये रुकिए फिर से लिख देता हूँ मैं। एक है आपकी कौमुद, दूसरी है आपकी जैमिनी, जैमिनी। ये आपकी मेनली सामवेद की 3 शाखा है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मतलब चांस बनता है कि पूछा जा सके, ठीक है। तो आप इसको कहीं पे एक छोटी सी जगह नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको जब भी आपके 6 तारीख से पेपर स्टार्ट होने वाले हों तो एक बार इनको आंखों के सामने से आप निकाल लीजिएगा। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सारा कुछ याद है, बस इनको एक बार आंखों के सामने से निकाल जरूर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेद। इसका विषय आपका आत्मज्ञान है, ठीक है। आत्मज्ञान मतलब कि एक तरीके से मैं कौन हूँ, मैं किस लिए यहाँ पे संसार में आया हूँ, और आत्मा क्या है, सत्य क्या है, इस तरीके का जो ज्ञान होता है वो एक आत्मज्ञान के अंतर्गत आता है। तो अथर्ववेद का जो विषय है वो आपका आत्मज्ञान है, और इसके जो ज्ञाता हैं वो आपके अंगिरा ऋषि माने जाते हैं, और कहीं कहीं आपको अथर्वा ऋषि, अथर्ववेद से अथर्वा ऋषि भी इसके रचनाकार कहीं कहीं माने गए हैं। तो आपको इसके 2 ऋषि याद रखने हैं, एक आपके अंगिरा ऋषि हैं, दूसरे आपके अथर्वा ऋषि, ठीक है। और इसकी शाखा की बात करें तो इसकी मेनली 2 शाखाएं हैं, ठीक है। 2 शाखाएं हैं, एक आपका है शौनक, शौनक, दूसरा है आपकी दूसरा है आपका पिप्लाद। ये आपकी अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। और अगर पूछा जाता है कि अथर्ववेद में किस चीज़ का उल्लेख है, तो अथर्ववेद में आपको बताना है कि अथर्ववेद में आपका तंत्र मंत्र, जो भी तंत्र मंत्र होता है, एक तरीके का जादू टूना होता है, काला जादू टूना, ये सब चीज़ों का उल्लेख आपका सबसे आखिरी अथर्ववेद में है, ठीक है। और अगर पूछा जाता है कि रोग निवारक औषधियाँ कहाँ पे उल्लेखित हैं, तो वो भी आपको बताना है कि आपका जो भी रोग निवारक औषधियाँ हैं वो आपकी अथर्ववेद में मिलती हैं, ठीक है। अथर्ववेद में सभा और समिति, 1 सेकंड, अथर्ववेद में आपका अथर्ववेद में सभा और समिति, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो पूछा जा सकता है कि कौन से वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो आपको बताना है कि प्रजापति की जो 2 पुत्रियां हैं वो आपका अथर्ववेद में उल्लेखित है, और अथर्ववेद में वो किस नाम से उल्लेखित है ये भी आपको बताना है कि सभा और समिति के नाम से उल्लेखित है। तो आपको ये 2 चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है, ठीक है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं, उनको आप कहीं पे एक छोटी जगह नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जितने भी 2-3 टॉपिक थे ये ब्रीफ करने वाले थे, इसलिए मैंने इसको ब्रीफ में आपको बताया है। अब जो भी क्वेश्चन है वो आपके वन लाइनर है, और हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वैदिक शिक्षा का विस्तार ऋग्वेद की रचना काल से बौद्ध धर्म के आरंभ तक रहा है, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वैदिक शिक्षा का विस्तार है वो कब से शुरू हुआ है और कब तक रहा है। तो आपका बौद्ध धर्म के आरंभ तक रहा है। इसके बाद आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वेदों में ऋग्वेद को आदि वेद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर वेदों की बात करें कि वेदों में ऋग्वेद को किस नाम से जाना जाता है, तो आदि वेद मतलब सबसे प्राचीन वेद एक तरीके का माना गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपको बताना रहेगा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। और ऋग्वेद की रचना पद्य में है, जो भी हम लोग आगे देख के एक्सप्लेन करके आ रहे हैं, ठीक है। यजुर्वेद की रचना पद्य और गद्य दोनों में है। ये जो मैं आपको बता चुका हूँ किसमें किसमें है, पद्य और गद्य में। पद्य आपका एक तरीके का शुक्ल यजुर्वेद माना जाता है, और गद्य आपका कृष्ण यजुर्वेद माना जाता है। शुक्ल को क्या बताया था हम लोगों ने, वाजस नेमी संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था। ठीक है, वैदिक काल में जो भी शिक्षा थी उसका लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था। जैसे कि आज के टाइम में शिक्षा का जो उद्देश्य हो गया है वो भौतिक सुखों पे आधारित हो गया है कि कहीं से भी करके जॉब लो और अपनी ज़रूरत की चीज़ सामान पूरा करो। मोक्ष का कुछ भी मतलब रिलेशन आज के टाइम पे नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, मनुष्य का तीसरा नेत्र ज्ञान होता था। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य का तीसरा नेत्र क्या होता था वैदिक काल में, तो आपको बताना है कि ज्ञान से रिलेटेड था। ठीक है, वैदिक काल में बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष में होता था। तो जैसा कि आज के टाइम पे 3 साल में बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, लेकिन वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वैदिक काल में 5 वर्ष में बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। संस्कृत में शिक्षा में संस्कृत भाषा को प्रमुख स्थान दिया जाता था। तो आपको पता है वैदिक शिक्षा जो भी थी वो हमारी सारी संस्कृत भाषा में ही थी। तो ये भी आपको बताना है कि जो वैदिक शिक्षा थी वो किस भाषा में दी जाती थी, तो वो आपकी संस्कृत भाषा में दी जाती थी। ठीक है, गुरु ग्रह को गुरुकुल कहा जाता था। तो आप सभी को पता होगा कि वैदिक काल में जो भी स्कूल थे उनको गुरुकुल कहा जाता था। ठीक है, गुरुकुल प्रवेश के समय उपनयन संस्कार होता था, जो कि गुरुकुल प्रवेश के समय उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, जो कि हिंदू धर्म में एक परंपरा है और जिसके तहत एक स्कूल में या बच्चे का एक टाइम पे मतलब उपनयन संस्कार होता है। ठीक है, जिसमें कुछ जनेऊ वनेऊ वगैरह, आप सभी लोग यूपी से होंगे तो जानते होंगे जनेऊ वगैरह पहनाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शिक्षा मानव के 3 पहलू। ठीक है, वैदिक काल में जो शिक्षा आधारित थी उसमें 3 पहलू मेनली फोकस किए जाते थे। पहला था आपका आध्यात्मिक, कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, शिक्षा का ये उद्देश्य एक प्रकार से था, और मानसिक विकास हो और व्यवहारिक विकास हो। ये 3 उद्देश्य थे शिक्षा के, जो कि मानव के अंदर निहित करना आवश्यक होता था सभी गुरुजनों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत में शासन शताब्दी की लोक भाषा पाली व प्राकृत थी। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है प्राकृत। ठीक है, पाली और प्राकृत थी, जो उसकी भाषा थी वो आपकी पाली और प्राकृत थी। ठीक है, भारत में शासन शताब्दी की लोक भाषा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति लगभग 10,000 साल पुरानी है। ठीक है, कितने हज़ार साल पुरानी है, तो आपको बताना है 10,000 साल पुरानी है। और ज्ञान की किरण सर्वप्रथम भारत में स्फुटित हुई। जो ज्ञान की किरण का जो आरंभ है या उदय है वो सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ, तो वो आपका भारत में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैदिक काल में 2 उपकालों में विभाजित किया जाता है। पहला है आपका प्रारंभिक काल, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। तो अगर प्रारंभिक वैदिक काल की बात करें तो प्रारंभिक वैदिक काल हमारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और उत्तर वैदिक की बात करें तो उत्तर वैदिक काल हमारा 1000 से 600 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वैदिक काल के उपनाम थे, वैदिक काल के जो उपनाम थे वो क्या थे आपके, ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली, हिंदू शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली। ये आपके वैदिक काल के उपनाम थे। ठीक है, तो जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि आप ये 1 लाइन क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा थोड़ा सा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे पूछा जा सकता है कि वैदिक काल के उपनाम क्या थे। आपको 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें से ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली दी होगी, हिंदू शिक्षा प्रणाली दी होगी और वैदिक शिक्षा प्रणाली, और उसमें से एक विकल्प रॉन्ग होगा। तो या तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनमें से कौन कौन से विकल्प सही हैं, या ये बन सकता है कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। तो आपको ये अगर 3 नाम अच्छे से याद रहेंगे तो आप राइट आंसर कर पाएंगे। ठीक है, और जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि अगर आपके 100 में मान लीजिए जितने भी क्वेश्चन का पेपर बनता है 100 में 100 आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब लिखने में क्या होता था कि आपने 100 में 100 मार्क्स का पेपर किया है तो कट पीट के वो 70 मिल गए क्वेश्चन या नंबर या 60 मिल गए तो आपका स्कोर कम हो जाता था। आपके पास इस बार सबसे अच्छा मौका है ताकि आप अपनी मेरिट को अच्छे से बढ़ा सकें, ताकि सुपर टेट में गुणांक में आप पहले से ही आगे हों। ठीक है,
तो इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिए आप सभी लोग, जितने भी लोग बीएड सेकेंड ईयर में हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और जितने भी वीडियो मैं लेके आऊँगा आपके एक एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आपका क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद एक भी क्वेश्चन ना आए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? वैदिक काल में शिक्षा पूर्ण रूप से गुरुओं के नियंत्रण में थी। वैदिक काल में शिक्षा के दो अर्थ हैं, एक है प्रारंभिक, दूसरा है उच्च। पहला है प्रारंभिक, दूसरा है आपका उच्च। तो अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो वैदिक काल में प्रारंभिक स्तर की पाठ्यचर्या में जो भाषा है, व्याकरण है, छंद शास्त्र है, गणना है का सामान्य ज्ञान और सामाजिक व्यवहार एवं धार्मिक क्रियाओं के प्रशिक्षण को स्थान प्राप्त था आपकी प्रारंभिक शिक्षा को। और अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो इस काल में जो भी आपकी वैदिक कालीन थी, वैदिक कालीन में उच्च स्तर पर संस्कृत भाषा, उसके व्याकरण तथा धर्म एवं नीति शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। तो वैदिक साहित्य में जैसे विभिन्न ग्रंथ थे आपके, कर्मकांड है, ज्योति विज्ञान है, आयुर्विज्ञान है, सैनिक शिक्षा है, कृषि पशुपालन, कला कौशल, राजनीतिक शास्त्र और आपका जैसे भूगर्भ शास्त्र था और प्राणी शास्त्र था। इनकी जो शिक्षा है वो आपकी एक तरीके की उच्च शिक्षा में आती थी, ठीक है। आपके जैसे कि इतिहास हो गया, पुराण हो गया, नक्षत्र विद्या हो गया, न्याय शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, वेद विद्या हो गया, ब्रह्म विद्या हो गया, भूत विद्या हो गया, ये सारी जो कुछ विद्याएं थी ये आपकी उच्च शिक्षा में मानी जाती थी। और प्रारंभिक में आपकी जो कि छोटी छोटी सी जो भाषा की जैसे इकाई हो गई, व्याकरण हो गया, छंद हो गया, गणना हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, है ना, भाषा हो गई, तो ये जो प्रारंभिक तौर में प्रयोग की जाती है वो आपका प्रारंभिक शिक्षा में आएगा। और उच्च में आपके सारे ग्रंथ और जितने वेद पुराण थे वो सब आपकी उच्च शिक्षा में आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है गुरुकुलों की आय का स्रोत गुरु दक्षिणा थी। जो भी बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाते थे वो वहाँ पे कुछ गुरु दक्षिणा देते थे, जो कि गुरुकुलों की आय का एक प्रमुख स्रोत था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रारंभिक शिक्षा 5 वर्ष की आयु पर विद्या आरंभ संस्कार होता था। जब 5 वर्ष की आयु बालक की होती थी तो प्रारंभिक शिक्षा की एक एज स्टार्ट होती है 5 वर्ष से, ठीक है। तो एक संस्कार होता है जिसे बोलते हैं विद्या आरंभ संस्कार, तो ये संस्कार भी आयोजित किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। परिवार के कुल पुरोहित द्वारा, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 ही है ये, परिवार के कुल पुरोहित द्वारा चावल में वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे, जिसकी व्यवस्था परिवार में ही की जाती थी। तो जैसा कि आपका पूछा जा सकता है आपसे कि किस अनाज के दाने पे या किस चीज़ पे वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे, तो आपको राइट आंसर करना है कि चावल के दाने पे बनवाए जाते थे। और आप लोग आज के टाइम पे भी देखते होंगे कि कुछ लोग कीरिंग वगैरह बनवाते हैं तो एक प्लेन प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, उसमें एक चावल चिपकाते हैं, उस पर उनका नाम लिखवाना होता है, ठीक है। तो वैसे ही एक पद्धति थी वैदिक कालीन कि चावल के दाने पे वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे, ठीक है। और पूछा जाए कि किसके द्वारा बनवाए जाते थे, तो वो हमारे कुल पुरोहित, जो कि हमारे कुल के एक तरीके से पुरोहित होते थे, पूजा पाठ करने वाले या कुंडली देखने वाले या जो भी घर में धार्मिक कर्मकांड होते थे उनके द्वारा वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी स्पष्ट तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उच्च शिक्षा गुरुकुल में व्यवस्थित होती थी। तो उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था है वो आपकी गुरुकुल में होती थी, ठीक है। जो कि उच्च शिक्षा के बारे में हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि उच्च शिक्षा में आपका क्या होता था, इतिहास हो गया, पुराण हो गया, नक्षत्र विद्या हो गई, न्याय शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, वेद विद्या हो गया और ब्रह्म विद्या हो गया, या बहुत सारे जो ग्रंथ थे जैसे कि कर्मकांड, ज्योति विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सैनिक शिक्षा, कृषि पशुपालन, कला कौशल, राजनीतिक शास्त्र और भूगर्भ शास्त्र और प्राण शास्त्र, ये सारे शास्त्र जो थे आपके उच्च शिक्षा में आते थे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा गुरुकुल शिक्षा पूर्ण होने पर समावर्तन समारोह होता था। तो जैसे कि पूछा जाएगा समावर्तन समारोह कब आयोजित किया जाता था, तो आपको बताना है कि गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण होने पर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। जिनमें गुरु शिष्यों को उपदेश देते थे, तो ये कोई याद करने वाला नहीं है, ये आप सभी को पता होगा कि गुरु शिष्य को उपदेश देते थे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि किसमें देते थे, तो ये जो आपका ऊपर पॉइंट निकल गया है समावर्तन समारोह में, तो इसमें दी जाती थी, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वैदिक कालीन ऋषि और गुरुओं की मान्यता थी मनुष्य जीवन का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य होता था उस समय शिक्षा शिक्षा जिस पे आधारित थी वो एक ज्ञान पे आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वैदिक कालीन पाठशाला को दो आधार में बांटा गया है, स्तरों के आधार पर व प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक कालीन पाठशाला को कितने आधार पे बांटा गया है, तो आपको बताना है राइट आंसर कि दो आधार पे बांटा गया है। अगर पूछा जाता है वो कौन कौन से आधार हैं, तो आपको बताना है कि एक स्तरों का आधार है, स्तरों का, और दूसरा प्रकृति का आधार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रकृति के आधार पर भी दो भागों में विभाजित किया गया है, जो कि एक आपका है परा, दूसरा है अपरा। तो इनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। परा हमारा क्या है और अपरा क्या है। तो परा में आध्यात्मिक पाठ चर्चा की जाती थी। ठीक है, तो आध्यात्मिक पाठचर्या जो है वो क्या होती है, जैसे कि हमारा आने का यहाँ पे, जैसे मान लो मनुष्य पूछता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, और हमारे यहाँ आने का कोई प्रयोजन है, या मतलब ऐसे ही ये ज़िंदगी चल रही है, मतलब सत्य की खोज करना, जैसे कि जो एक तरीके का गौतम बुद्ध का मार्ग है वो आपका एक तरीके से आध्यात्मिक मार्ग बोला जाएगा। ठीक है, आध्यात्मिक मार्ग बोला जाएगा। ठीक है, और अपरा में भौतिक पटचर्या मानी गई है। ठीक है, भौतिक पटचर्या का मतलब क्या है, जो कि हमारे भौतिक सुखों से, फिजिकल नीड से जो जुड़ा हुआ है वो आपका एक तरीके से भौतिक पटचर्या है। तो जैसे कि आप पश्चिमी देशों की जो भी आज के टाइम पे शिक्षा है वो आपकी भौतिक पाठचर्या में आती है, कि ईश्वर का मतलब भौतिक पटचर्या में ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मनुष्य ही मतलब प्रथम श्रेणी में सबसे पहले खड़ा है। ठीक है, उसकी ज़रूरतें, उसकी आवश्यकताएं, उसके लिए जो भी ज़रूरी है, मतलब संसार में आने के लिए और संसार जीने के लिए, तो वो आपका पटचर्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सीखने की स्वाभाविक विधि है अनुकरण विधि। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सीखने की स्वाभाविक विधि क्या है, अनुकरण विधि, मतलब अपने आप से एक तरीके से सीखना, किसी की कॉपी करके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वैदिक काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो वैदिक काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी। ठीक है, जो कि मतलब कुछ समय के लिए घर को त्याग करके जंगल में जा करके वो विद्या अर्जन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जिनको गुरुकुलों में केवल भाषा और साहित्य की शिक्षा दी जाती थी उन्हें टोल कहा जाता था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि गुरुकुलों में जो भाषा और साहित्य की शिक्षा दी जाती थी उनको क्या कहा जाता था, तो उनको टोल कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जिनमें भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन और नीति शास्त्र का ज्ञान कराया जाता था उन्हें घटिका कहा जाता था। ठीक है, तो घटिका अगर पूछा जाता है कि किसे कहा जाता था, तो भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन और नीति शास्त्र का अध्ययन जिनको भी कराया जाता था उनको आपको घटिका कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे। जिनमें किसी वेद के किसी अंग विशेष का ज्ञान कराया जाता था उन्हें चरण कहा जाता था। तो अगर पूछा जाता है कि चरण किसे कहा जाता था, तो आपको बताना है, राइट टिक करना है, और जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसमें एक विकल्प है वो आपका इस तरीके से दिया होगा कि वेद के किसी अंग विशेष का ज्ञान करवाना, तो आपका राइट विकल्प होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जिनमें चारों शास्त्रों, दर्शन, पुराण, व्याकरण, राजनियम की शिक्षा दी जाती थी उन्हें चतुष्पथी कहा जाता था। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन बन सकता है कि चतुष्पथी किसे कहा जाता था, तो आपके विकल्प दिए होंगे कि दर्शन शास्त्र, पुराण, व्याकरण और आपका राजनियम। ठीक है, ये आपके जो भी चारों थे उनको चतुष्पथी कहा गया है वैदिक कालीन शिक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। गुरुकुल में भिन्न वर्ण के छात्रों को प्रवेश भिन्न भिन्न आयु पर होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए या तो कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो भी मतलब गुरुकुल में विभिन्न वर्ण के, जिससे कि आपको पता है कि जो वैदिक कालीन शिक्षा के समय 4 वर्ण में डिवाइड किया गया था सभी हिंदू धर्म में सभी मनुष्यों को। ठीक है, तो जैसा कि नंबर पहले पे आता है आपका ब्राह्मण वर्ण, तो इसमें जो बालकों की आयु थी स्कूल जाने की वो आपकी 8 वर्ष हुआ करती थी। ठीक है,
क्षत्रिय के जो भी बालक थे वो 10 वर्ष की आयु में विद्यालय जाएंगे, और वैश्य की जो भी आयु थी बालकों की वो आपकी 12 वर्ष तय की गई थी, और शूद्रों को प्रवेश का स्थान नहीं दिया गया था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, जो कि आज के टाइम पे एक निगेटिव पॉइंट देखा जाता है कि शूद्रों को प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उपनयन का अर्थ है समीप लाना। हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि उपनयन संस्कार क्या होता है, तो पूछा जाए कि उपनयन का मतलब क्या है, तो उपनयन का मतलब होता है आपका समीप लाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो छात्र 12 वर्षीय समान पाठ्यक्रम अथवा किसी एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेते थे, यहाँ पे वेद नहीं है, मिसप्रिंट हो गया, यहाँ है वेद। ठीक है, वेद का अध्ययन पूरा कर लेते तो उन्हें स्नातक कहा जाता था। ठीक है, स्नातक की परिभाषा जिस तरीके से आज हम लोग बीए, एमए या ग्रेजुएशन करते हैं उसे स्नातक कहा जाता है, तो उसी तरीके से जो छात्र 12 वर्षीय समान पाठ्यक्रम अथवा किसी एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेते थे उन्हें स्नातक कहा जाता था। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्नातक उस टाइम पे किसको कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो 24 वर्षीय पाठ्यक्रम अर्थात किन्हीं 2 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेते थे उन्हें बसु कहा जाता था, जो कि आजकल हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट के नाम से जानते हैं। उस टाइम पे ये होते थे बसु। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो 36 वर्षीय पाठ्यक्रम अथवा 3 वेदों का अध्ययन कर लेते थे उन्हें रुद्र कहा जाता था। तो आई थिंक ये आपका पीएचडी के इक्विवेलेंट रहा होगा। ठीक है, और जो 48 वर्षीय पाठ्यक्रम अथवा 4 वेदों का अध्ययन कर लेते थे उन्हें आदित्य कहा जाता था। तो हो सकता है कि ये पोस्ट पीएचडी हो, आदित्य कहा जाता था, जो कि 48 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा कर लेते थे। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर से। 48 वर्षीय को आदित्य कहा जाता था, 36 वर्षीय को रुद्र, 24 वर्षीय को बसु और 12 वर्षीय को स्नातक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्षमावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है घर लौटना। क्षमावर्तन मतलब जैसे कि अभी हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि समावर्तन उपदेश कौन देता था, तो समावर्तन उपदेश हमारे गुरुकुल के गुरु देते थे, जो एक तरीके के उपदेश होते थे कि अब आपको ज़िंदगी में मतलब संसार में प्रवेश करना है और आपको ज़िंदगी को कैसे जीना है और कौन कौन से नियम धर्म को आपको डेली पालन करना है। और समावर्तन उपदेश होता था उस अंतिम समय में जब आपकी दीक्षा पूरी हो गई है और आपका घर वापसी का समय हो गया है, तो ये है आपका घर लौटना। ठीक है, वैदिक काल में परिषद में 10 सदस्य होते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है 1-2 बार एक नंबर में कि वैदिक काल में परिषद में कितने सदस्य होते थे, तो वो आपके 10 सदस्य होते थे। भ्रमण करने वाले, नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्यों को परिव्रजाचार्य कहा जाता था। ठीक है, परिव्रजाचार्य कहा जाता था। किसे कहा जाता था? भ्रमण करने वाले आचार्यों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वैदिक काल में बालिकाओं के विवाह की आयु 12 वर्ष थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में जो बालिकाओं की विवाह की आयु थी वो कितने वर्ष थी, तो आपको राइट आंसर करना है कि वो आपकी 12 वर्ष थी। ठीक है, वैदिक काल की विदुषी महिलाएं, ठीक है, विश्ववारा, अपाला, होमशा, शाश्वती और ये है आपका घोषा। ठीक है, और एक आपका और था लोपा मुद्रा। लोपा मुद्रा ये आपकी एक तरीके की ऋग्वेद में जो भी महिलाएं थीं जो कि आजीवन धर्म या दर्शन को फॉलो करती थीं और उनको इन नामों से जाना जाता था। और उनको एक वैदिक कालीन में वेदों में एक नाम भी दिया गया है और जिसको हम लोग ब्रह्म वादिनी के नाम से भी आगे पढ़ के आए हैं। हम लोगों ने आगे क्वेश्चन में जब ऋग्वेद का पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने जाना था कि विश्ववारा, अपला, होमशा, शाश्वती, घोषा, लोपमुद्रा ये महिलाएं थीं। ठीक है, विदुषी महिलाएं मतलब जो कि एक तरीके से विद्वान जिनको बोलेंगे। ठीक है, विद्वान जो लोग होते हैं वो महिलाएं के रूप में वो आपका इन नामों से जाना जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण पठन पाठन और कर्म कांड का कार्य करते थे। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से
यहाँ पे कामों को डिवाइड किया गया है, हम लोग उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो ब्राह्मण का काम था वो पठन पाठन और कर्मकांड का कार्य करते थे, ठीक है। क्षत्रिय आपके राजनीति रण कौशल का कार्य करते थे। वैश्य आपके कृषि पालन, पशुपालन, सूट ज्ञान, जवानों का पहचान, क्रय विक्रय आदि का कार्य करते थे। एक तरीके से वैश्य काम व्यापारिक था और क्षत्रियों का काम युद्ध कौशल टाइप का था कि उनको लड़ाई करना है, राजनीति करना है। और ब्राह्मणों का काम बच्चों को शिक्षा दीक्षा देना और कर्मकांड के जितने भी यज्ञ होना है या इस तरीके के जो भी काम होते थे वो ब्राह्मण ही करवाते थे, ठीक है। तथा शूद्र सेवा करने वाले कार्य करते थे, जैसे कताई, बुनाई, रंगाई, मनोरंजन आदि के साधन थे, ठीक है। पशु चिकित्सा विज्ञान के जन्मदाता शालिहोम कहे जाते हैं। तो अगर पूछा जाए आपके पशु चिकित्सा विज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो वो हैं आपके शालिहोम, ठीक है। गुरुकुलों का वातावरण अध्यात्म प्रधान होता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। धर्म प्रचार के लिए केंद्र तथा उच्च शिक्षा केंद्र के केंद्र तीर्थ माने जाते थे। धर्म प्रचार के लिए केंद्र तथा उच्च शिक्षा के केंद्र तीर्थ स्थान माने जाते थे, ठीक है। तो जो भी धर्म प्रचार के लिए, जैसे कि कोई बैठ के जहाँ पे सभा हो रही है, उपदेश दिए जा रहे हैं, या उच्च शिक्षा केंद्र जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो वो एक तरीके से तीर्थ स्थान वैदिक काल में माने जाते थे। आरंभिक वैदिक काल में शिक्षा नीति प्रधान धार्मिक, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा कर्मकांड प्रधान धार्मिक थी, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आरंभिक वैदिक काल में शिक्षा नीति प्रधान धार्मिक और उत्तर वैदिक काल में शिक्षा कर्म कांड प्रधान धार्मिक थी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था व्यक्तिगत नियंत्रण में थी, ठीक है। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था व्यक्तिगत नियंत्रण में थी। वैदिक कालीन अनुशासन से संप्रदाय को दो भागों में विभाजित करते हैं, बाएं तथा आंतरिक संप्रदाय, ठीक है। तो वैदिक कालीन अनुशासन के संप्रदाय को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो में। ये पहला है आपका बाएं, दूसरा है आपका आंतरिक। नेक्स्ट पे चलते हैं। वैदिक काल में व्यवसायिक शिक्षा को कर्म शिक्षा कहा जाता था, ठीक है। व्यवसायिक शिक्षा के लिए जो भी शिक्षा होती थी वो आपकी कर्म शिक्षा कहा जाता था, ठीक है। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम विशुद्ध संस्कृत थी, जैसा कि हम लोग देख ही चुके हैं कि वहाँ उस टाइम पे संस्कृत में ही सारी चीज़ें अध्ययन करवाई जाती थी। नेक्स्ट है हमारा ऋग्वेद में 10 मंडल पाए जाते हैं, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल और देवताओं की स्तुति के लिए 1028 श्लोक और आपके 10,462 मंत्रों का संकलन है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है और ये हमारे 3rd मंडल में मिलता है। ऋग्वेद सबसे पुरानी और प्राचीन नदी आपकी सरस्वती नदी है और ये एक पवित्र नदी मानी जाती थी ऋग्वेद में, ठीक है। सबसे नया वेद अथर्ववेद है, जिसमें आपका जादू टोना, तंत्र मंत्र और रोगों के लिए जड़ी बूटियाँ आदि उल्लेखित हैं। उपनिषद काल 1459 पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उपनिषद काल का समय क्या है, तो आपका 1459 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। शूद्र साहित्य योग 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। उपनिषद काल में शिक्षा के द्वारा सत्य का ज्ञान कराया जाता था तथा सत्य के द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त करने तथा जानने की चेष्टा की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैदिक काल में श्रवण, मनन, निधिध्यासन की 3 प्रणालियाँ प्रचलित थीं, ठीक है। तो आपकी कौन कौन सी 3 प्रणालियाँ प्रचलित थीं? एक आपका था श्रवण, दूसरा था मनन, तीसरा था आपका निधिध्यासन, ठीक है। उपनिषद काल में अध्ययन काल 12 वर्ष का था। जो भी आपका उपनिषद काल में अध्ययन कितने वर्ष को करना होता था बालकों को? जो भी विद्यार्थी थे जो कि गुरुकुल में जाते थे पढ़ने के लिए, उनको 12 वर्ष का अध्ययन करना होता था। कल्प सूत्र के प्रकार 4 बताए गए हैं। एक है आपका स्रोत सूत्र, दूसरा है आपका धर्म सूत्र, तीसरा है आपका ग्रह सूत्र और चौथा है आपका सुलवा सूत्र। ये आपके कल्प सूत्र के 4 प्रकार बताए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ा उपनिषद बृहद अरण्यक था, ठीक है। सबसे बड़ा अगर पूछा जाए कि उपनिषद कौन सा था, तो बृहद अरण्यक था।
बृहद आरण्यक आपका उपनिषद था। सबसे छोटा उपनिषद मुंडोक उपनिषद है, ठीक है, सबसे छोटा मुंडोक उपनिषद है। सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो आपका मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद के प्रमुख देवता हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, सूर्य, ये प्रमुख देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद का पाठ करने वालों को, ये एक सेकंड यहाँ पे गलत हो गया, ऋग्वेद का पाठ करने वालों को होता या होत्र कहा जाता है, होत्र कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अस्तोमासद्गयम वर्ग ऋग्वेद से लिया गया है। ये जो श्लोक है ये हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या कुल 108 है, लेकिन वर्तमान में 16 ही मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वेदांग को स्मृति कहा जाता है, वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन स्मृति आपकी मनुस्मृति है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। पराविद्या का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना था, ठीक है। पराविद्या हम लोगों ने पढ़ी थी, 2 प्रकार की जो विद्या थी, एक आपकी परा थी और जिसमें आध्यात्मिक था। इसके अंतर्गत वैदिक साहित्य जो आपकी परा विद्या थी, इसमें आपके वैदिक साहित्य जैसे वेद, वेदांग और उपनिषद, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का अध्ययन, इंद्रिय निग्रह, धर्मानुकूल आचरण, ईश्वर भक्ति या संध्यावदन या यज्ञादि आदि क्रियाओं का प्रशिक्षण सम्मिलित था। और दूसरी हम लोगों ने जो शिक्षा पढ़ी थी वो हमारी कौन सी थी, वो हमारा था एक अपरा, आपको याद होगा, जो हम लोगों ने भौतिक शिक्षा से रिलेट करके पढ़ा था, जो एक तरीके से सांसारिक भोगों के लिए रिलेट करके हम लोगों ने पढ़ा था, सांसारिक भोगों से, जो कि हमारी पश्चिमी शिक्षा एक तरीके से अपरा शिक्षा है। इसके अंतर्गत आपका भाषा, व्याकरण, अंकशास्त्र, कृषि और पशुपालन, कला, संगीत, नृत्य, कौशल, कताई, बुनाई, रंगाई, काष्ठ कार्य, धातु और शिल्पकार, धातुकार, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और सर्प विद्या, ये सारी चीज़ें आपकी अपरा पटचर्या में आती थी। तो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपका 6 तारीख को पेपर है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़, अगर आपको ये भी लगता है कि मैंने थोड़ा सा भी आपके लिए हार्डवर्क किया है, तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको नेक्स्ट पार्ट कब चाहिए। तो जो नेक्स्ट है यूनिट 1 का 2nd टॉपिक, बौद्ध काल में शिक्षा, तो वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ये आपका है बौद्ध काल में शिक्षा, लेकिन ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे बौद्ध काल में शिक्षा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।